गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारी 19वें नंबर की वीडियो है। पहले अगर आपने 18 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आइए करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में कब पारित किया गया था। दोस्तों आपसे पंजाब पुनर्गठन विधेयक पूछा है, 1966 में लोकसभा के अंदर पारित किया गया, वो डेट पूछी है। ऑप्शन ए 18 सितंबर 1966, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1966, ऑप्शन सी है 27 सितंबर 1966 और डी पर है आपके पास 19 अक्टूबर 1966। तो जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अंदर लोकसभा के अंदर पारित किया गया, वो किया गया था ऑप्शन ए 18 सितंबर 1966 के अंदर। कब किया गया? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा के अंदर पारित किया गया। लेकिन आपके से अकेला यही नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आपको थोड़ी सी डिटेल करवाती हूँ। सबसे पहले जब पंजाब से अलग करने की जो सबसे पहले मांग उठाई गई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि हरियाणा को अलग करने की सर्वप्रथम मांग किसने उठाई थी, तो दोस्तों वो 1925 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उन्होंने उठाई थी। किसने उठाई? 1925 में उठाई। ये भी पूछा जाता है कब उठाई गई थी। 1925 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन था और उसके अंदर स्वागत समिति के एक सदस्य होते थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने सबसे पहले 1925 में अलग हरियाणा की मांग उठाई थी। उसके बाद देखिए 1925 वाली मांग पर कोई असर नहीं हुआ, वक्त ऐसे ही निकलता गया। 1932 के अंदर एक राष्ट्रवादी नेता थे दीनबंधु गुप्त, उन्होंने पंजाब को हरियाणा से भिन्न मानते हुए हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग उठाई थी। पूछा जाता है ना कौन से राष्ट्रवादी नेता ने हरियाणा पंजाब को अलग अलग करने की मांग उठाई, तो दोस्तों वो 1932 के अंदर 1932 में दीनबंधु गुप्त जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने पंजाब और हरियाणा को अलग अलग मानते हुए उनको हरियाणा से अलग करने की मांग उठाई थी। लेकिन इसी के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसने उस मांग का विरोध किया था। जब दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग उठाई तो उस दौरान आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किसने विरोध किया, कौन कौन थे वो? आर्य समाज था, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने जो पंजाब को हरियाणा से अलग करने की जो दीनबंधु गुप्त की मांग थी उसका विरोध किया था। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया 1947 में। अब पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद पहली हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई। वो 1925 वाली आज़ादी से पहले की मांग थी। ये 1948 आज़ादी से बाद के अंदर जो पहली बार मांग उठाई वो उठाई थी 1948 में पंजाबी नेता तारा सिंह ने। 1948 में पंजाबी नेता तारा सिंह ने आज़ादी के बाद पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी और उसी मांग के आधार पर धीरे धीरे जैसे विरोध बढ़ता गया, 1 नवंबर 1949 को जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने भीमसेन सच्चर, तो एक फार्मूला लाए थे, सच्चर फार्मूला जिसको बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। वो आया था 1 नवंबर 1949 को और उस सच्चर फार्मूला के अकॉर्डिंग पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र और दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र। जिसको हिंदी पढ़ना चाहता है वो हिंदी का ऑप्शन ले सकता था और जो पंजाबी पढ़ना चाहता था वो पंजाबी में पढ़ सकता था। लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। धीरे धीरे उस मांग ने फिर से अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। 1953 के अंदर ये मांग सिर्फ हरियाणा पंजाब की नहीं पूरे भारत की मांग बन चुकी थी और उसी मांग के आधार पर एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 के अंदर गठन किया गया था। फजल अली आयोग नाम था। 1956 के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर
भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, लेकिन हरियाणा का नाम उसके अंदर भी नहीं आया था। फजल अली आयोग के सदस्य पूछा जाता है हरियाणा में कहाँ पर आए थे। फजल अली आयोग के सदस्य हरियाणा के रोहतक में आए थे। खूब उनकी आवभगत हुई थी, आश्वासन भी दिया था कि आपकी मांग को आगे रखा जाएगा, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई तब हरियाणा का नाम उसमें नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे फिर से मांग उठती रही। 1965 के अंदर एट लास्ट लोकसभा के उस वक्त अध्यक्ष थे हुकम सिंह नाम था, उन्होंने एक इस मांग को जायज़ देखने के लिए कि ये मांग जायज़ है कि नाजायज़ है, उसकी जो जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया, और वो किसकी थी? हुकम सिंह समिति जिसको बोला जाता है। 1965 के अंदर एक पूछा जाता है कि किन्होंने आमरण अनशन की धमकी दी थी। 1965 के अंदर एक संत थे फतेह सिंह, उन्होंने आमरण अनशन की धमकी दी कि अगर पंजाब को हरियाणा से अलग नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन 1965 के अंदर हमारा पाकिस्तान के अंदर युद्ध हो गया था, इस वजह से उन्होंने अपनी आमरण अनशन की जो मांग थी उसको अमल में नहीं लाया था, या वह आमरण अनशन पर नहीं बैठे थे। और इसी के साथ साथ जब पंजाब और हरियाणा, इसी की समिति के आधार पर साहा आयोग का गठन किया गया। साहा आयोग का गठन किया गया था 23 अप्रैल 1966 को। जेसी साहा आयोग जिसके सदस्य आपसे पूछे जाते हैं, 3 सदस्य थे, एक खुद जेसी साहा, दूसरे एस दत्त और तीसरे थे एम फिलिप। और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर, जेसी साहा आयोग की सिफारिश के आधार पर ही पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो पास किया गया था लोकसभा में, वो 18 सितंबर 1966 को पास किया गया था। और जो लोकसभा के अंदर विधेयक पास होता है तो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि किस डेट को पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाएगा, कौन सा क्षेत्र पंजाब के अधीन रहेगा, कौन सा हरियाणा के अधीन रहेगा, कितने प्रतिशत पंजाब को मिलेगा, कितना हरियाणा को मिलेगा। ये डिटेल आपको सारी की सारी करनी पड़ेगी, बहुत बार एग्जाम के अंदर आई है। जब ये 1966 के अंदर लोकसभा के अंदर ये विधेयक पारित किया गया, पंजाब का पुनर्गठन विधेयक था, ये 18वां संविधान संशोधन था। उसी के अकॉर्डिंग 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया, और उस वक्त हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन था और 17वां राज्य बना था। उम्मीद है आपको सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान में आ गए होंगे। दोस्तों, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इनमें से जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पुट होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हडसन को किस क्रांतिकारी से मुकाबला करना पड़ा था? तो दोस्तों, हडसन को किस क्रांतिकारी से मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन देखिए, विसरत, राव तुलाराम, गोपाल देव या फिर बी और सी दोनों। तो हडसन को जो ऑप्शन ए विसरत या फिर विसारत अली भी बहुत जगह लिखा मिलता है, उनसे मुकाबला करना पड़ा था। अब आपको हडसन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 1857 की क्रांति से लिया गया है, जब हमारी बहुत सारी रियासतें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी और कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। उसी 1857 की क्रांति को कंट्रोल में लाने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना को भेजा था, और उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो हडसन कर रहे थे। और उसी सेना के बल पर हडसन ने जो रोहतक का जो एरिया था वो जींद साम्राज्य के अधीन कर दिया था। कहाँ का? रोहतक का एरिया हडसन ने जो था वो जींद साम्राज्य के अधीन कर दिया। और उसी जो लड़ाई थी उसी के अंदर विसारत अली से हडसन को मुकाबला करना पड़ा था, क्योंकि राव तुलाराम तो रेवाड़ी में थे, गोपाल देव भी वहाँ से नहीं थे, तो जो विसारत अली थे उनसे हडसन को मुकाबला करना पड़ा था। एक इसी से रिलेटेड आपसे बहुत बार गुड़गांव के कलेक्टर भी पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति के अंदर गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? तो दोस्तों, उस वक्त गुरुग्राम के कलेक्टर थे विलियम फोर्ड। बहुत बार एग्जाम में, अभी पीछे एचटेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। 1857 की क्रांति के अंदर गुरुग्राम से जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से जिसने नेतृत्व किया था, या गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? वो थे विलियम फोर्ड। और एक पूछा जाता है रोहतक से जो थे वो हडसन थे। और दोस्तों, इधर से जो एक और पूछा जाता है, जयपुर से भी एक थे, वो थे मेजर एडन। जयपुर से मेजर एडन, रोहतक से हडसन ने जो अंबाला से सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजे गए थे, और गुरुग्राम से थे विलियम फोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली है। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, बहुत बार बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते हैं और वो नहीं की वजह से उनको उस एग्जाम का नंबर भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि कहाँ पर नहीं मिली थी। ऑप्शन ए सीसवाल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है आपका मीठातल। तो दोस्तों बनावली को छोड़कर ए, सी और डी, सीसवाल, राखीगढ़ी और मीठाथल तीनों जगह से ही चित्रित चूड़ियां मिली हैं। कहाँ कहाँ से? सीसवाल से भी मिली है, राखीगढ़ी से भी मिली है, मीठाथल से भी मिली है, जबकि बनावली से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नजब खान ने बिलोचों से हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र छीने थे। तो दोस्तों नजब खान ने बिलोचों का जब आक्रमण था, बिलोचों ने हरियाणा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उस वक्त नजब खान ने सोनीपत, रोहतक और भिवानी के क्षेत्र बिलोचों से छीन लिए थे। कि कहाँ कहाँ के? सोनीपत का भी, रोहतक का भी, भिवानी का भी, ये तीनों ही जगह के क्षेत्र नजब खान ने बिलोचों से छीन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हर रविवार राहगीरी दिवस हरियाणा के किस नगर में मनाया जाता है। हर संडे को एक राहगीरी दिवस मनाया जाता है, जो रियल में तो शायद कहीं नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जरूर बनता है, और वो हरियाणा के गुड़गांव जिले में मनाया जाता है। हर संडे को राहगीरी दिवस हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मनता है, जिसको हरियाणा का सिटी ऑफ मिलेनियर्स, मेडी सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या देखिए क्वेश्चन आपका, खंडवा क्या होता है। एक शाल है, एक टोपी है, एक कंबल है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो आप सभी को पता है दोस्तों खंडवा क्या है। ये हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, जो सिर पर पहनते हैं। मोस्ट ऑफ वाइट कलर का होता है, आजकल तो बहुत सारे कलर अलग अलग भी पहने जाते हैं। तो खंडवा एक प्रकार की हरियाणा में पहने जाने वाली टोपी को कहा जाता है। खंडवा क्या होती है? एक टोपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है। हरियाणवी भाषा नहीं है, वैसे तो हरियाणवी भी बोली है, लेकिन HSSC है, अगर मानती है तो मानती है। हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है? ऑप्शन ए कोरवी, पाली, भोजपुरी या फिर मिश्रित। तो दोस्तों हरियाणवी भाषा को कोरवी का ही रूप माना जाता है। ऑप्शन ए कोरवी, जिसको हम खड़ी बोली का भी प्रारूप बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, पता नहीं शायद ग्राम सचिव का एग्जाम था कि कोई और था, उसके अंदर कोरवी का प्रारूप पूछा हुआ था। कोरवी कौन सी बोली का प्रारूप है? तो वो खड़ी बोली का प्रारूप है। कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप है और हरियाणवी भाषा कोरवी का ही रूप मानी जाती है। ये बिल्कुल मिलती जुलती सी हैं, इनका अकॉर्डिंग टू एरिया इनका नाम बदल गया है। जैसे हम खड़ी बोली को यूपी से लेकर दिल्ली तक, यूपी के बहुत सारे शहर है, मुरादाबाद, और अभी मैंने लास्ट वाले पेपर में करवाया भी था, अगर आप लास्ट वीडियो देख सको तो उसको देखना। जो बिजनौरी भाषा भी इसका नाम पड़ा था, वो बिजनौर के अंदर भी बोली जाती है। चाहे आप उसको खड़ी बोली कहिए, बिजनौरी कहिए, कोरवी कहिए, हरियाणवी कहिए, जैसे जैसे जगह बदलती गई ऐसे ऐसे उसका थोड़ा सा प्रारूप बदलता गया और उसी अकॉर्डिंग उसका नाम एरिया के अकॉर्डिंग रख दिया गया। ये सारी एक ही बोलियां हैं, एक ही भाषाएं हैं, चाहे इसको मुरादाबादी कहिए, बिजनौरी कहिए, खड़ी बोली कहिए, कोरवी कहिए या फिर हरियाणवी भाषा आप कह सकते हो। तो हरियाणवी भाषा कोरवी का ही रूप है, कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप है और खड़ी बोली को बिजनौरी भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा में दाऊजी का मंदिर के निर्माण की किसकी स्मृति में करवाया गया है। दाऊ जी के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसकी स्मृति में करवाया गया? ऑप्शन ए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या फिर भगवान बलराम। तो भगवान बलराम की स्मृति में दाऊ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसकी उसमें जो कृष्ण के बड़े भाई थे भगवान बलराम, उनकी स्मृति के अंदर दाऊ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर पलवल के बंचारी गांव में स्थित है। कहाँ पर है दाऊ जी का मंदिर? भगवान बलराम को समर्पित है, पलवल के बंचारी गांव में स्थित है। और पलवल के जो आपसे दूसरे मंदिर पूछे जाते हैं वो है एक पंचवटी मंदिर, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसको पांडवों के वक्त का मंदिर बोला जाता है, पंचवटी मंदिर जो बहुत फेमस है। और दूसरा है एक सती का मंदिर भी वहीं पर है।
पलवल के अंदर सती का मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पंचवटी मंदिर पूछा जाता है, दाऊ जी का मंदिर भी वहीं पर है, पलवल के बंचारी गांव में है। और एक वहाँ पर बलदेव छठ का मेला भी जो भगवान बलराम है उनकी याद में ही लगता है। हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है जिसको बलदेव छठ का मेला बोला जाता है, वो भी भगवान बलराम की स्मृति में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, हुमायूं, शाहजहां, हर्षवर्धन और बाबर। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। हरियाणा के थानेसर में स्थित जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन आपको इसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है आपको शाहजहां ही ऑप्शन में दिया हो। जो शेख चिल्ली थे वो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के गुरु थे। शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, उनके गुरु थे शेख चिल्ली। और उनकी मृत्यु के बाद दारा शिकोह ने ही थानेश्वर के अंदर शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने नहीं करवाया। थानेश्वर के अंदर जो मकबरे का निर्माण है वो दारा शिकोह ने करवाया था। तो ये चाहे आप इसको शाहजहां कहिए क्योंकि वो दारा शिकोह शाहजहां के ही पुत्र थे। दारा शिकोह के गुरु थे शेख चिल्ली और उन्होंने अपने गुरु की याद में थानेश्वर के अंदर शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया। आपसे बहुत बार यह भी पूछा जाता है ना, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? वो थानेश्वर में है और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ये हूबहू लगभग ताजमहल की नकल के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। कभी अगर थानेश्वर जाना हो तो जरूर घूम के आना। हमारा जो पुरातत्व है, जो हमारी समृद्ध संस्कृति थी, उसके दर्शन आपको वहाँ बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत बड़े लेवल पर बना हुआ और बहुत सुंदर भी है। थोड़ी सी देख रेख की कमी तो देखो उसमें खंडर में तब्दील हो ही जाते हैं, लेकिन ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा का इसको ताजमहल भी कहा जाता है। अब थानेश्वर का जिक्र आया है तो आपको हर्षवर्धन का जिक्र कैसे भूल सकते हो? जो थानेश्वर है वो किसकी राजधानी थी? वो 606 से लेकर 647 तक जिन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया, राजा हर्षवर्धन, उनकी राजधानी थी। वही राजा हर्षवर्धन जिन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, जो कुंभ मेले के अंदर अपना सर्वस्व दान कर देते थे, वही राजा हर्षवर्धन जो बहुत अच्छे साहित्यकार, कवि और रचनाकार भी थे, जिन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं बुक्स। ये कौन कौन सी थी? खुद जो हर्षवर्धन थे उनकी रचनाएं थी ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उन्हीं के दरबार में एक आस्थाना कवि कहिए या दरबारी कवि कहिए, बाण भट्ट रहते थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी। और उन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री भी भारत आए थे जिसको जेन जुआंग या फिर जो क्या बोला जाता है, उनका चीनी यात्री कौन थे वो, अभी माइंड से नाम निकल गया, जिनका चीनी नाम जेन जुआंग है और जिन्होंने पुस्तक लिखी थी सी यू की। यस, चीनी यात्री का नाम था हेन सांग। बहुत बार हेन सांग तो हमें रटा जा चुका है। अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसके अंदर उनका चीनी नाम पूछा गया था, जेन जुआंग। जेन जुआंग आए या फिर हेन सांग आए, वो उन्हीं हैं और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी सी यू की। तो आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए थे दोस्तों, नहीं सॉरी 18 ऑप्शन में है, तो महाभारत का युद्ध ऑप्शन डी 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक चला था। महाभारत से रिलेटेड जो आपसे अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है महाभारत का युद्ध कब हुआ था। देखो वैसे तो इस मामले में अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन जो HSSC ने माना है वो है 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व हुआ। महाभारत के अंदर पूछा जाता है चक्रव्यूह की रचना किसने की? तो वो गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिनके नाम पर गुरुग्राम शहर बसा हुआ है। एक पूछा जाता है द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? वो कृष्णा था। और दोस्तों पूछा जाता है संज्ञा व छाया किसकी पत्नी थी? वो सूर्य की पत्नी थी। सबसे एक और क्वेश्चन आता है, मूल महाभारत के अंदर कितने श्लोकों थे? तो दोस्तों वो 1 लाख श्लोक थे। महाभारत के कौन से युद्ध, महाभारत के युद्ध के दौरान कौन से दिन अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी? वो 13वें दिन हुई थी। और जो महाभारत में श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किसको हुए थे? वो अर्जुन और संजय को हुए थे, क्योंकि अर्जुन को तो जो कृष्ण है वो दिखाई ही रहे थे, और संजय कौन थे? जो
लाइव टेलीकास्ट उस वक्त का होता था, जो वहाँ का महाभारत का युद्ध का सारा वर्णन उनको सुना रहे होते थे धृतराष्ट्र को। उन दोनों को श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन हुए थे। और महाभारत के अंदर 18 दिन का एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। महाभारत के अंदर पर्वों की संख्या भी 18 है। यह भी कहा जाता है महाभारत का युद्ध 18 कोस के अंदर लड़ा गया। और ये भी कहा जाता है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो महाभारत के जो योद्धा थे वो 18 योद्धा ही जिंदा बचे थे। 18 दिन चला, 18 कोस में लड़ा गया, 18 योद्धा जिंदा बचे। ये सारे के सारे एक कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर डी। तो दोस्तों हेपेटाइटिस सी की जांच हरियाणा सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में अनिवार्य कर दी गई है। किसकी? हेपेटाइटिस सी की जो जांच है ब्लड बैंकों के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी व सूरजपुर के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर चरखी दादरी और सूरजपुर के जो प्रमुख उद्योग हैं वो है सीमेंट का उद्योग, क्योंकि कागज उद्योग और चीनी उद्योग है वो यमुनानगर के ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यमुनानगर ही कागज़ के लिए भी फेमस है और यमुनानगर का ही चीनी उद्योग भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो सरस्वती चीनी मिल है। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग चरखी दादरी और सूरजपुर का प्रमुख है। और सीमेंट उद्योग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो सीमेंट फैक्ट्री थी सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा 1939 में लगाई गई थी। जर्मनी के इंजीनियर बुलाए गए थे, लेकिन उसके बाद 1981 के अंदर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण कर लिया गया था। 1939 में रामकृष्ण डालमिया नाम था सेठ का, जर्मनी के इंजीनियर बुलाए गए थे। उस वक्त जब भारत आज़ाद भी नहीं था, जर्मनी से इंजीनियर बुलाकर यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1981 के अंदर भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया, क्योंकि उस वक्त जो कंपनियाँ थी उनको सरकारी बनाने पर जोर था। और आज का जो दौर है वो उल्टा दौर चल रहा है। आज हमारी सारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों राव तुलाराम को कौन नहीं जानता। हरियाणा के अंदर राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ जहाँ पर हुआ वो हुआ था नसीरपुर या नसीबपुर गांव में, जो आपका ऑप्शन डी है। और ये नसीबपुर गांव कहाँ है? ये रेवाड़ी का गांव है। नारनौल रेवाड़ी का जो क्षेत्र था राव तुलाराम के अंडर था, और वहीं पर उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, और वो गांव था नसीबपुर। अब राव तुलाराम से अलग डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया था, लेकिन वो अंग्रेजों का सामना ज़्यादा उस तक नहीं कर पाए। इसी वजह से उनको भागकर अफगानिस्तान जाना पड़ा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और राव तुलाराम की याद में ही हरियाणा को जो 23 सितंबर की छुट्टी होती है, हरियाणा शहीदी दिवस है, उनकी याद में ही मनाया जाता है। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में हरियाणा शहीदी दिवस जो 23 सितंबर को हम मनाते हैं वो मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए फर्रुखनगर से अंग्रेजों का विरोध किया था नवाब अहमद अली ने, बल्लभगढ़ से किया था बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह ने, पटौदी से किया था नवाब अकबर अली ने, और इनके साथ साथ दो अहीर भाई भी थे जिन्होंने नारनौल रेवाड़ी से अंग्रेजों का सामना किया था। वो थे दो अहीर भाई जिनको बोला जाता है, और एक उनके अंदर गोपाल देव भी शामिल थे। ये ज़्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। राव तुलाराम तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनकी याद में हरियाणा का शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। और ये 1857 की क्रांति हुई कब? हो सकता है आपसे और डिटेल से पूछ लिया जाए। 1857 की क्रांति को हरियाणा के अंदर हरियाणवी जो बड़े बूढ़े लोग थे उनकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसको 14 का साल भी बोला जाता है, क्योंकि जो विक्रमी संवत था, जो हमारे पुराने जिस अकॉर्डिंग हमारे बड़े बूढ़े सालों की गिनती करते थे, उस अकॉर्डिंग जो विक्रमी संवत का साल था वो 1914 था। इसलिए इस 1857 की क्रांति अगर आपसे पूछ लिया जाए घुमाकर
कर पूछ लिया जाए 14 के साल में हरियाणा में कौन सी क्रांति हुई, तो विक्रमी संवत 1914 को ही 1857 की क्रांति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ने पानीपत से कौन सा अभियान शुरू किया था। जब वो 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब वो पानीपत आए थे दोस्तों, और पानीपत से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है, कहाँ से शुरू किया गया ये भी पूछा जाता है। जो नरेंद्र मोदी ने पानीपत से अभियान शुरू किया था वो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से जो बना होता है बिना कली वाला घाघरा। डिटेल देखिए दोस्तों, 4 नीले धागे होंगे, 4 लाल धागे होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल आपसे पूछी गई है। खद्दर के कपड़े पर बना होता था और बिना कली का घाघरा होता था। कलियाँ अगर आपने किसी पुराने ज़माने में अपनी बूढ़ी दादी नानी को पहने देखा हो, जो हमारे दामन जो होते थे, घाघरा जो होता था उसके अंदर जो ऊपर से लेकर वी शेप की जो लाइनिंग बनी होती थी, वी शेप जो अलग अलग उन कपड़ों को काट कर अलग अलग जोड़ा जाता, जो ऊपर से कम चौड़ा और नीचे की साइड जैसे को आप उल्टा वी बोल सकते हो, उस शेप में जो बना होता था उसको कलियां बोला जाता है। और उस घाघरे को क्या बोला जाता था, तो दोस्तों उसको खारा बोला जाता था। खारा, 4 नीले धागे 4 लाल धागे, खद्दर से बना हुआ होता था, मतलब खद्दर के कपड़े पे बना होता था, और बिना कली का घाघरा होता था। उसके अंदर वो उल्टे वी वाली जो कलियां है वो नहीं लगी होती थी। उसको क्या बोला जाता था दोस्तों, उसको खारा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीलादित्य ने राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसे भेजा था। तो दोस्तों शीलादित्य ने राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में भंडी को भेजा था। ऑप्शन बी भंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेलकूद विश्वविद्यालय है, उस स्कूल का नाम क्या है। सोनीपत के राई में कौन सा है दोस्तों, आप सभी को पता है वो कौन सा है, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। लेकिन अब ये स्कूल ना रहकर एक विश्वविद्यालय बन चुका है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल से अब ये मोतीलाल नेहरू खेलकूद विश्वविद्यालय बन चुका है। सोनीपत के राई नामक जगह पे है, और हाल ही में जो कपिल देव हैं उनको इनका कुलपति बनाया गया है। कौन है, जो कपिल देव हैं, जिन्होंने 1985 में जिनकी नेतृत्व के अंदर हरियाणा ने विश्व कप जीता था, भारत ने विश्व कप जीता था, उन्हीं कपिल देव को जो मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल या विश्वविद्यालय है उसका कुलपति बनाया गया है। और अब आपको कमेंट के अंदर बताना है कि जो हमारे कपिल देव हैं उनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु किस योजना की शुरुआत की है। अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, इंदिरा सहेली प्रोजेक्ट। तो ये तो इस टाइप के ऑप्शन है कि सारे को लगभग ठीक ही होगा। तो हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों की कल्याण हेतु उनके भला करने के लिए जो योजना प्रारंभ की है वो है अपनी बेटी अपना धन। कौन सी योजना है, अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अध खिला फूल रचना के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर फेरू या फिर नेमी चंद। तो बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है अध खिला फूल। किसकी रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है देखिए आपके पास, 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006, 15 अगस्त 2004। तो हरियाणा के अंदर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है, उसकी शुरुआत 15 अगस्त 2004 को की गई थी। कब की गई, 15 अगस्त 2004 को। कुछ अन्य योजनाएं हैं जो आपसे बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक जो बार बार आती है देवी रूपक योजना, हरियाणा के अंदर कब शुरू की गई। तो देवी रूपक योजना हरियाणा के अंदर 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी।
कब की गई? 25 सितंबर 2002 को। और जो अपनी बेटी अपना धन योजना जो अभी हमने पढ़ी है उसको दोस्तों हरियाणा के अंदर शुरू किया गया था। जो लड़कियां हैं उसके जन्म पर ही माँ को 500 रुपये के नगद दिए जाते हैं और जो 1500 रुपये है वो इंदिरा गांधी विकास पत्र के नाम से लड़की के नाम देती है। और जो अब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। उसकी शादी के लिए अगर 18 वर्ष की शादी में उम्र में उसकी शादी करते हैं तो 25,000, और अगर 22 वर्ष के पश्चात उसको लेते हैं तो लड़की को 35,000 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की योजनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप उनको डेट के साथ याद रखा करो। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।